नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपको ये भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस वन लाइनर, इंपॉर्टेंस पॉइंट, जैसे कि एक किसी नोट्स का एक निचोड़ होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं कोचिंग किए होंगे, ठीक है ना, तो आप जितना भी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नोट्स जो बनाते हो दोस्त, तो उसका पूरा तो आप नहीं पढ़ते हो ना, आप क्या करते हो, एक शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया दोस्तों, बहुत मेहनत से। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपीपीसीएल TG2 में जो वैकेंसी आई है और यूपीपीसीएल जेई में जो वैकेंसी है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्सेलेंट विजन टेक्निकल जो कोचिंग है, उसके नोट्स का हेल्प लेकर बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और भी कुछ किताबों का रेफरेंस लिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। मैंने ऊपर लिख भी रखा है एक्सीलेंट कोचिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट में हम लोग का इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जल्दी डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, आपको जैसा दिख रहा होगा एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। पहला हमने इसमें लिखा है नोट्स में, यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, सभी क्या हमारी होती हैं, एक्टिव एलिमेंट होती हैं, ठीक है। तो लगभग हमारी जितनी भी 95% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी एक्टिव डिवाइसेस होती हैं। तो मतलब अगर एक्टिव पैसेज आपको कहीं अगर फाइंड करना ऑप्शन में आए, अगर वहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख जाए, या देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक तो एक्टिव पैसिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। एक्टिव नेटवर्क पैसिव नेटवर्क भी होता है। देखिए, एक्टिव नेटवर्क कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव नेटवर्क, ठीक है। पैसिव नेटवर्क क्या होता है, तो पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स, मतलब जैसे कि करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हमारा क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको देख के पहचान जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने में सक्षम होते हैं। अब पैसिव एलिमेंट क्या करते हैं, पावर को केवल कंज्यूम ही करते हैं। जैसे कि RLC देख रहे हैं ना, तो क्या हमारे हैं, RLC हमारे एक लीनियर सर्किट हैं एंड दीज आर बाइलेटरल, और ट्रांसमिशन लाइन भी हमारी क्या है, बाइलेटरल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन हमारी क्या है, तो ट्रांसमिशन लाइन भी हमारी क्या है, एक बाइलेटरल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें दोस्तों। तो चलिए अगला पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो जितने भी, देखिए इसमें जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर में, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं, लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर, ठीक है। तो लीनियर रजिस्टर में क्या होता है कि ऐसे रजिस्टर यानी ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हो, ठीक है, जिनका ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी R बराबर V/I बराबर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, बराबर हमारा होता है कांस्टेंट, ठीक है। R बराबर V/I बराबर कांस्टेंट, ये ओम का नियम होता है। तो ऐसे रजिस्टर यानी ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें लीनियर रजिस्टर कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, इट्स फॉलो ओम्स लॉ। नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होता है कि ऐसे रजिस्टर जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर रजिस्टर में कौन कौन आते हैं, नॉन लीनियर रजिस्टर में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि लीनियर में कौन आते हैं, नॉन लीनियर में कौन आते हैं, क्योंकि ऑप्शन वहाँ देता है। RK राजपूत के अगर पहला चैप्टर ही लगाएंगे तो वहाँ पे वायर बाउंड वाला एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट का मिल जाएगा, वहाँ पे मैग्नीन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, ठीक है दोस्तों। और मैग्नीन जो हमारा शंट और मल्टीप्लायर होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, मतलब उस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है 0 होता है, ठीक है ना, मतलब नगण्य होता है। और मैग्नीन का अगर हम बात करें तो मैग्नीन स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लीनियर रजिस्टर में कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो लीनियर रजिस्टर में हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है फिक्स रजिस्टर, ठीक है, एक हमारा क्या होता है फिक्स रजिस्टर, और दूसरा हमारा क्या होता है वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि फिक्स रजिस्टर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर क्या है, ठीक है। तो फिक्स रजिस्टर में हमारा दिख रहा होगा, फिक्स रजिस्टर हमारे 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है पहला CCR। CCR कहने का मतलब ये है दोस्तों, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर।
ठीक है। दूसरा हमारा है थिन फिल्म रजिस्टर, तीसरा हमारा है थिक फिल्म रजिस्टर, चौथा हमारा है वायर राउंड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं फिक्स में। तो फिक्स में कौन कौन से होते हैं? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है, थिन फिल्म, थिक फिल्म, वायर वाउंड। ठीक है। वेरिएबल में कौन होता है हमारे? वेरिएबल में हमारे वायर वाउंड, पोटेंशियोमीटर और ट्रिमर हमारे जो होते हैं वो वेरिएबल रजिस्टर के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है। नॉन लीनियर रजिस्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो हमारा नॉन लीनियर में हमारा थर्मिस्टर हो गया, फोटो रजिस्टर हो गया, वेरिस्टर हो गया। ठीक है। तो नॉन लीनियर में कौन कौन होते हैं दोस्तों? थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, वेरिस्टर। थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर और वेरिस्टर हमारे होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है अगला। इसमें ये हमारा पॉइंट हो गया, तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है। नीचे हम लोग देखते हैं क्या है अगला। देखते हैं हम लोग हैं कि इसमें अगला पॉइंट क्या है। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप, मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करते चल रहे होंगे, ठीक है, या जिनको PDF चाहिए वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं जितने बता रहा हूँ अगर आपको कवर करते चलते हैं तो आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, और इतने मैं जितना बताऊँगा अगर आप इतना अगर याद कर लेंगे, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। पार्ट 1 में ये समझिए मैं 70% में कवर करने वाला हूँ आज, और 30% जो बच रहा है आगे मैं लेकर आऊँगा। ठीक है। तो ये 2 लेक्चर में हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और इससे बाहर एग्जाम में लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये 100% गारंटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या अगला। अब एक रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है। आपको हम लोग पहला फिक्स रजिस्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर का जो टाइप है फिक्स वेरिएबल में हम लोग फिक्स रजिस्टर का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का जो टॉलरेंस होता है वो 10 से 20% होता है। ठीक है। कितना होता है? 10 से 20%, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का जो टॉलरेंस होता है 10 से 20% होता है। इसकी जो वाटेज रेटिंग होती है वो 1/8, 1/4, 1/2, 1 वाट, 2 वाट तक अवेलेबल है। तीसरी चीज़ क्या है? जिसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यानी इसमें कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में जिसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी साइज़ बड़ी होगी। मतलब सबसे बड़ी साइज़ का अगर कह दे कि कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी, तो हमारी 2 वाट वाले जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होगा उसकी साइज़ क्या होगी? हमारी बड़ी होगी। ठीक है ना। यानी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की एग्ज़ाम में पूछा है कि साइज़ किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी वाटेज रेटिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। उसकी वाटेज रेटिंग जितना बढ़ेगी उसकी साइज़ भी क्या होगी? उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा हमारा है थिन फिल्म रजिस्टर। थिन फिल्म रजिस्टर क्या है कि इसमें मेटल के ऊपर ग्लास और ट्यूब सिरेमिक लगा होता है। ठीक है ना। थिन फिल्म रजिस्टर जो होता है इसके मेटल के ऊपर ग्लास या ट्यूब सिरेमिक लगा होता है। ठीक है। ठीक। इसका टॉलरेंस कितना होता है? इसका टॉलरेंस होता है दोस्त 0.025 से 2% होता है। ठीक है ना। यानी कि जो थिन फिल्म रजिस्टर होता है उसका टॉलरेंस 0.025 से 2% तक होता है। ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है। आप क्या करते हो, कोई थ्योरी पढ़ते हो तो उसका निचोड़ निकालते हो ना दोस्त। मैंने जस्ट वही काम किया जो आप करोगे ना। मैंने थ्योरी पढ़ के उसका निचोड़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है ना। ये नहीं कि वहाँ आपको लिखना है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन वाइज आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या हमारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर रजिस्टर हमारा है थिक फिल्म रजिस्टर। ठीक है। तो देखिए थिक फिल्म रजिस्टर का हमने टॉलरेंस को घेरा बनाया है। इसका टॉलरेंस 0.1 से 2.5 होता है। ठीक है। थिक फिल्म रजिस्टर पूछ चुका है कि थिक फिल्म रजिस्टर किसका बना होता है, तो मेटल ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये 100 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। जो हमारे थिक फिल्म रजिस्टर होते हैं वो 100 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। ठीक है। चौथा हम लोग का दिया है वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायर वाउंड रजिस्टर। देखिए इसमें क्या है, वायर वाउंड रजिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वाइंडिंग रजिस्टिव वायर सच इज नाइक्रोम या सिरोमिक। ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, मैंने इसमें हाईलाइट किया है, ये नाइक्रोम या सिरोमिक का बना होता है। ठीक है। यानी वायर वाउंड जो रजिस्टर होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम या सिरेमिक का बना होता है। या अन्य जितने भी हमारे अब तक रजिस्टर पढ़े हैं, जैसे कार्बन कंपोजिशन, थिन फिल्म, थिक फिल्म, जितने आप पढ़े हैं सब में अगर कोई महंगा होता है तो वायर वाउंड रजिस्टर होता है। ठीक है। इसका टॉलरेंस कितना होता है? तो इसका टॉलरेंस होता है दोस्तों 0.10 से 2% तक इसका टॉलरेंस होता है। यह सबसे हाई
वाटेज रेटिंग में अवेलेबल है। ये आर के राजपूत का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सबसे हाई वाटेज रेटिंग में कौन सा हमारा रजिस्टर अवेलेबल है, तो हमारा कौन सा है, वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए इस पे वायर बाउंड रजिस्टर पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर पे हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन इसमें क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है वायर बाउंड रजिस्टर, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ए रजिस्टर वाटेज रेटिंग इज 8 वाट इट में बी। तो वायर बाउंड जो रजिस्टर हमारे होते हैं ना, वो 8 वाट से 10 वाट तक बनाए जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो हमारे थे वो 1/8, 1/4, 1/2, 1 वाट और 2 वाट मैक्सिमम वो उसकी जो साइज़ मतलब वाटेज रेटिंग थी वो 2 वाट थी। जबकि जो हमारा वायर बाउंड रजिस्टर है इसकी साइज़ कितनी है, 8 से 10 वाट, ठीक है ना। तो सबसे ये महंगा होता है, इसका टॉलरेंस 0.10 से 2% होता है और ये 8 से 10 वाट इसकी रेटिंग में ये अवेलेबल है, ठीक है ना, वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला टाइप हम लोग लीनियर रजिस्टर में हम लोग फिक्स रजिस्टर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, देखिए रियोस्टेट हमारी जो होती है उसके 2 टर्मिनल होते हैं। पहली बात पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है कि रियोस्टेट में कितने टर्मिनल होते हैं, तो रियोस्टेट में हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। टॉलरेंस क्या होती है, तो टॉलरेंस जो होती है हमारी 5 से 10% होती है, ठीक है ना। यानी रियोस्टेट की जो टॉलरेंस होगी वो 5 से 10% होगी। वाटेज रेटिंग क्या हमारी होगी, 3 वाट से 200 वाट। जो इसकी वाटेज रेटिंग होगी ना दोस्तों रियोस्टेट की, वो क्या होगी, 3 वाट से 200 वाट होती है, ठीक है। रजिस्टेंस क्या होता है, इसका जो रजिस्टेंस होता है रियोस्टेट का वो 1 ओम से यानी 1 ओम से 150 ओम तक होता है, ठीक है। अब देखिए आते हम लोग हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारी जो होती है ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये एक नल डिटेक्टर है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म को POT कहा जाता है पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। इसका एक्यूरेसी सबसे हाई होता है। पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल होते हैं हमारे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या हमारी हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस है पोटेंशियोमीटर हमारी जो है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। और इसका टॉलरेंस जो होता है पोटेंशियोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 से 10% होता है। यानी पोटेंशियोमीटर का जो टॉलरेंस होगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 से 10%, ठीक है। वाटेज रेटिंग क्या है, 2 वाट से 10 वाट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लें यहाँ पे, वेरिएबल रजिस्टर के बारे में हमने देख लिया, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रजिस्टर के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉन लीनियर रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हैं नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में हमारा दिख रहा होगा ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, सॉरी यहाँ लिख दिया हम फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे है सीधा, यहाँ पे छूट गया है नॉट फॉलो, ठीक है ना। ये मतलब फॉलो नहीं करता है, मतलब नॉन लीनियर रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे थर्मिस्टर, बैरिस्टर, ठीक है ना, फोटो रजिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार आप देखेंगे SSC का, ITI का, कहीं भी से भी क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे, TG2, EPU, SSSC कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो देख रहा होगा आपको हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यह कुल 5 टाइप के बनाए जाते हैं। 5 टाइप में कैसा, बीड, रॉड, प्रॉब, डिस्क, वाशर, ठीक है। तो ये पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बीड जो है वो किसका एक टाइप है, ठीक है ना। तो बीड, रॉड, प्रॉब, डिस्क, वाशर, ठीक है ना। तो थर्मिस्टर हमारे टोटली 5 तरह के होते हैं, ठीक है ना। बीड, रॉड, प्रॉब, डिस्क, वाशर और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है हमारा दोस्तों, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगला हम लोग इसमें देखते हैं क्या दिया है, तो इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं फोटो रजिस्टर, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, उसके जितने भी निचोड़ हैं ना, मैं सिर्फ निचोड़ को ही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ़ोटो रजिस्टर क्या है, फ़ोटो रजिस्टर क्या है,
क्या है कि एक तरीके का इसको फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको जेपी गुप्ता में क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, कि जो हमारा फोटो रजिस्टर होता है इसको फोटो कंडक्टिव सेल भी कहा जाता है, ठीक है। फोटो रजिस्टर नाम किए पड़ा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है लाइट पड़ने से चेंज होता है, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ है देख रहे हैं, ये डार्क और ब्राइट का जो ग्राफ है ये होगा। और फोटो रजिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये AC DC दोनों पे वर्क करता है। इसको बनाने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको बनाने में कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, कैडमियम सेलेनाइट और लेड सल्फाइड का यूज़ करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है फोटो रजिस्टर से। फोटो रजिस्टर में क्वेश्चन पूछा था कि इसको बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइट और लेड सल्फाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है फोटो रजिस्टर में, किसका ये सिंबल है, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है कि इसे LDR भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LDR फोटो रजिस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड LDR लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, ठीक है ना। तो लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग फोटो रजिस्टर के नाम से जानते हैं। या फोटो रजिस्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे फोटो रजिस्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, सिंबल किससे बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। ये AC DC दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, नॉन लीनियर में हम लोग तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। नॉन लीनियर में तीसरा कहने का मतलब देख रहे हैं हम लोग वैरिस्टर। वैरिस्टर को हम लोग कहते हैं VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का सिंबल हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। ये LDR का VDR का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। मटेरियल किसका बनाते हैं हम लोग हैं, वैरिस्टर जिंक ऑक्साइड का बनाते हैं, ठीक है। तो बस इतने हमारे पॉइंट थे, ठीक है ना। मतलब रजिस्टर हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है ना। रजिस्टर में नॉन लीनियर, लीनियर, फिक्स, वेरिएबल सारे हमने रजिस्टर क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आएंगे एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एनालॉग में अब हम लोग बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बैलेंस बैंड क्या है, ठीक है। तो बैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि बैलेंस बैंड एक ऐसा सेक्शन होता है, ठीक है ना, कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। बैलेंस बैंड में होल्स पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं फ्री अवस्था में। और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो कंडक्शन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, जिससे हमारा करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारा किससे फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को फिर से। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, ठीक है दोस्तों। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है ना, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग किसमें मेज़र करते हैं, हम लोग मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग हैं इसमें ट्रिक देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि आप फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर बहुत भूलते हो ना, ठीक है। आप फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर बहुत भूलते हो ना, आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर का। यहाँ देखिए आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर, देखिए यहाँ दिख रहा है ना फॉर्म फैक्टर, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक फैक्टर, ठीक। ट्रिक आपको क्या याद रखना है, RAF। ट्रिक आपको याद रखना है, फॉर्म फैक्टर का याद करने का सिर्फ ट्रिक है RAF, और पिक फैक्टर को याद करने का ट्रिक क्या है, MRP, ठीक है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो चप्पल या कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो, स्लीपर, बैग या क्लॉथ्स, कुछ भी आप ख़रीदते हो, अगर बुक्स वगैरह कुछ भी, तो उस पर MRP लिखा रहता है ना। तो वहाँ से आप दिमाग में इमेज बना लीजिए MRP।
एमआरपी क्या होता है कि आप जिस हिसाब से लेंगे उसका मैक्सिमम मतलब रिटेल प्राइस होता है, यही तो होता है एमआरपी। तो एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, यही ना होता है। एमआरपी का मतलब में पहला आता है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? हमारा पिक होता है। यानी आप जब भी आपके दिमाग में एमआरपी आएगा ना, तो आप ये याद कर लीजिए कि एमआरपी का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है पिक पॉइंट पे, ठीक है। तो पिक फैक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कौन से ट्रिक से? तो एमआरपी से, ठीक है। यानी एमआरपी मतलब पिक फैक्टर, ठीक है। तो पिक फैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड पिक फैक्टर। पिक फैक्टर को क्रिस्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में, कह सकता है क्रिस्ट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो क्रिस्ट फैक्टर जो होता है वो पिक फैक्टर ही होता है, ठीक है ना। तो पिक फैक्टर इज़ आल्सो नोन एज क्रिस्ट फैक्टर, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर भी आप बहुत भूलते हो, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर भी हमारा क्या होता है? आप याद रखिए रैफ, रैफ याद रखिए रफ़, ठीक है ना। रफ़ याद रखिए रफ़। तो रफ़ याद जैसे रखेंगे तो जो लास्ट वाला है ना, समझिए वो हमको ज्ञात करना है, मतलब हमारा यही हमारा ट्रिक हमको है, फॉर्म फैक्टर हमको पता करना है। तो फॉर्म फैक्टर का ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा? द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा जो फॉर्म वेक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर, वो 1.11, और ब्रिज के लिए भी 1.11 होता है, जबकि जो हमारा हाफ वेव होता है ना उसका 1.57 होता है, ठीक है ना। मतलब हाफ वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। रिपेल फैक्टर का फार्मूला पूछ चुका है, ये पावर ग्रिड में पूछ चुका है रिपेल फैक्टर का फार्मूला। उसमें आरएमएस वैल्यू दे दिया था और डीसी वैल्यू दे दिया था। एसएससी जेई 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए हमने यहाँ लिखा है एसएससी जेई 2018। क्वेश्चन लगाएंगे तो देख लेंगे, वहाँ देखने को मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू डीसी वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का जो अनुपात होता है उसको हम लोग रिपेल फैक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि रिपेल फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो रिपेल फैक्टर हमारा जो होता है आरएमएस और डीसी वैल्यू का अनुपात जो होता है उसको रिपेल फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करता है, फुल वेव और हाफ वेव, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को, ठीक है। तो जस्ट हमने इसके नीचे जस्ट वही लिख दिया, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, किसका किसका? हाफ वेव का, फुल वेव का, ताकि आप भूले ना, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए क्या करना है, फुल वेव का मतलब क्या होता है? फुल साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल वेव का जो होगा वही फुल वेव का होगा, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी हमारी? Vm/2 या Im/2, या तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? Vm/2, करंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी हमारी? Im/√2 हो जाएगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी फुल वेव की? तो 2Vm/π या 2Im/π। ये तो हमारा फुल साइनोसॉइडल वेव के लिए भी होता है या फुल वेव के लिए भी होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी होता है। हाफ वेव के लिए क्या होगा? हाफ वेव के लिए हमारा क्या होगा कि जो अंडर रूट इसमें 2 होता है ना, फुल वेव में जो अंडर रूट 2 लगता है बस इसमें 2 हटा दीजिए, ठीक है। और एवरेज वाले में जो ऊपर 2 लगता है उसको हटा दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो गया। देखिए आरएमएस वैल्यू उसका क्या है? Vm/2 या Im/2। एवरेज वैल्यू उसका क्या है? Vm/π या Im/π, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और देखिए ये चीज़ कन्फ्यूज़न करता है आपको, एग्जाम में जब देने जाएंगे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हाफ वेव फुल वेव का Vm/π होता है कि Vm/√2 होता है, ठीक है ना। आप प्रूफ करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास एग्जाम है वो इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रूफ करोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। वहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर मारना रहता है। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा कि ये जो हमने बताया है कन्फ्यूज़न मतलब कंफ्यूज करता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे अटैच कर रखा था फांसी में, ठीक है ना। यानी फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर को हमने क्या कर रखा था? यहाँ पे अटैच कर रखा था, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्या है। देखिए एक क्वेश्चन एसएससी में और पूछा था, यहीं पे मैंने नोट नीचे लिख दिया है नोट में, रेक्टिफायर इज ए स्टैटिक रेक्टिफायर, ठीक है ना, एक्साइटर, सॉरी। रेक्टिफायर जो हमारा होता है स्टैटिक एक्साइटर के नाम से जाना जाता है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि स्टैटिक एक्साइटर किसे कहा जाता है? तो रेक्टिफायर को कहा जाता है, ठीक है ना। स्टैटिक एक्साइटर किसे कहा जाता है? रेक्टिफायर को। चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप के आधार पर हम लोग
जितने भी हमारे मटेरियल मतलब कंडक्शन बैंड ये मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर हैं, उनको हम लोग अब एनर्जी गैप के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना, कि इंसुलेटर होगा तो उसका एनर्जी गैप कितना होना चाहिए। जाहिर सी बात है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत गैप होगा, ठीक है ना, इंसुलेटर में, और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और कंडक्टर में हमारा क्या होगा, एकदम कम होगा, मतलब उसमें तो ओवरलैप होता है। कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड क्या होता है, दूसरे में ओवरलैप होता है। तो चलिए देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। एग्जाम में पूछता है कि इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, ठीक है। इसमें दिखाएं हम, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर तीर ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। यहाँ टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कोई इंसुलेटर चीज़ अगर आप उसको हीट करोगे ना तो उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कूद करके, ठीक है ना, या वो मूव करके छलांग लगा कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है कि करंट फ्लो होने लगती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में बाय द पूछ दे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी इंसुलेटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, किसी इंसुलेटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उसमें थोड़ा मोड़ा करंट फ्लो होगा। अगर बहुत अब ज़्यादा बढ़ा दिए तो क्या होगा, वो पंक्चर हो सकता है, वो टूट मतलब फूट सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसमें करंट फ्लो करवा दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारा एग्जाम बचते। अब इंसुलेटर में क्या क्या हमारे से लकड़ी, जैसे हमारा लकड़ी हो गया ना, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ठीक है, और जैसे हमारा स्विच के ऊपर जो लगा होता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या हमारे हैं, इंसुलेटर हैं, ठीक है ना। जैसे कोई प्लास्टिक है, ये भी क्या हमारा इंसुलेटर है। तो बस यही चीज़ है कि इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है ना वो क्या होता है हमारा, एक अच्छे इंसुलेटर की बात करें तो उसका जो एनर्जी गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अगर एक बहुत अच्छे इंसुलेटर की बात करें तो उसमें जो एनर्जी गैप होगा कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी जो रजिस्टिविटी या जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या क्या है, तो सेमीकंडक्टर के हमारे एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। तो जैसे हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर में हमारे कौन कौन से आ गए हमारे, जिसमें जैसे हमारा क्या आ गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हमारे होते हैं, प्योर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनते हैं, तो क्या बताएंगे, हमारे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में हमारे कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है। तो सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी मतलब जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, हमारा लेस देन होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब क्या यहाँ देख लेते हैं हम लोग पॉइंट में हमने यहाँ लिखा इसमें एनर्जी गैप कम होता है इंसुलेटर की तुलना में, इसलिए यह टेम्परेचर के प्रति इंसुलेटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब एक बात सुनिए, एक बात कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर सेंसिटिव की अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो हमारा कौन होगा, सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप कम होगा। उसको कम हीट पे मतलब इंसुलेटर की तुलना में अगर हम कम ही टेम्परेचर दें उसको, जैसे इंसुलेटर का 100 दिए तो उसमें क्या होगा कि कंडक्शन बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूदना चाहा होल्स तो कूद नहीं पाया, उसमें बहुत कम कूदा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर उतना ही टेम्परेचर देंगे तो उन दोनों के बीच में ऑलरेडी गैप कम होता है कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में। तो वहाँ क्या होगा कि जो बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो जल्दी कूद के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इन दोनों के बीच में गैप जो है वो क्या है, कम है। इन दोनों के बीच में गैप जो है क्या है, कम है। किसकी तुलना में, इंसुलेटर की तुलना में। तो टेम्परेचर सेंसिटिव कौन ज़्यादा होगा, तो हमारा जो इंसुलेटर होगा वो जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा दोस्तों, सॉरी, जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, ठीक है। बशर्ते इसका भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो जो हमारे जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हाइयर होता है।
ज़्यादा करेंगे तो एट हायर टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा, लोअर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की जगह हम क्या लगा दें, बस हायर लगा दें, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि लोअर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है सेमीकंडक्टर का, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। देखिए अगर इसमें आपको जानना है, कुछ डिटेल में जानना है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको डिटेल में ही बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये जो इतने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी किताब को मतलब रेफरेंस किसी से ले रहे होंगे ना किसी किताब का, तो आप भी उसमें पढ़ेंगे तो यही निचोड़ निकालेंगे। मैं सिर्फ निचोड़ को ही लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जितने भी ITI हमारे स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश में भी यहाँ दिक्कत नहीं है, मैं उनको हिंदी में यहाँ प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है ना। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हिंदी में हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर हमारा क्या हो गया, से सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, हाँ ये सब क्या है हमारे हैं, कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, दूसरे से क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म किए तुरंत रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा हमारा कि इसमें एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है, लगभग नेग्लेक्जिबल होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। सबसे अच्छा अगर कंडक्टर की हम बात करें तो कौन होगा हमारा, सिल्वर होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे फर्मी लेवल क्या होता है। तो फर्मी लेवल क्या होता है कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की 50% प्रोबेबिलिटी हो, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। और फर्मी लेवल हमेशा उधर शिफ्ट होती है। देखिए मैंने यहाँ पे नोट में लिखा, मैंने यहाँ पर नोट में लिखा, ठीक है। फर्मी लेवल जो होती है कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में एकदम मिड पॉइंट में होती है, देखिए दिखाया गया मिड पॉइंट में होती है। लेकिन ये डिपेंड करती है कि जो हमारी फर्मी लेवल होती है वो हमेशा उधर शिफ्ट होती है, मतलब वो हमेशा उधर जाना चाहेगी जिधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ठीक है। तो पिन टाइप हम लोग जैसे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे अभी हम लोग, उसमें आगे पॉइंट उसके देखेंगे इंपॉर्टेंस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्मी लेवल बस आप इतना याद रखिए, मैं अभी उस आगे ही बताने वाला फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट होता है, देख आपको दिखा देंगे, अभी यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कैसे शिफ्ट होता है। तो देखिए बस ये आप याद रखिए कि फर्मी लेवल उस जोन में या वहाँ पाया जाता है कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में, वहाँ पर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, फर्मी लेवल हमेशा उधर जाना चाहती है जिधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उधर भाग जाएगी, या तो होल्स जहाँ ज़्यादा रहेगा तो उधर भाग जाएगी। मतलब हमेशा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका शिफ्टिंग जो होता है फर्मी लेवल का, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट में है फर्मी लेवल, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसका शिफ्ट जो डिपेंड करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में बात करें तो शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, दूसरा होता है हमारा अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में से पहला हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो हमारा अशुद्ध होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, शुद्ध का मतलब क्या होता है, जो शुद्ध हो, जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारे क्या है, शुद्ध है, तो ठीक है, ये तो हमारा शुद्ध अर्धचालक हो ही गए। अशुद्ध में क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब किसी हम लोग शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, मतलब उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। मतलब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाना क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या हमने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है।
एक बार और देखिए, इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब डोपिंग का मतलब पूछा है ये कि सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन बना देगा, वहाँ उसमें डोपिंग भी रहेगा, तो आपको क्या टिक करना है, डोपिंग टिक करना है, ठीक है ना। यानी कि इम्प्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है, हमारा डोपिंग कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ये भी पूछ चुका है हमारा कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि डोपिंग करने से हमारी कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ चुका है बीके मेहता में कि डोपिंग करने से हमारी जो क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमारी घट जाती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ठीक है, मतलब डोपिंग करने के बाद जैसे हम क्या कहें कि किसी भी इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक में हमने डोपिंग कर दिया तो वो बन गया एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक जब बन गया डोपिंग करने के बाद, तो वो 2 तरह के बनते हैं। मतलब एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर हमारा 2 तरह के होते हैं, एक हमारा होता है एन टाइप, एक हमारा होता है पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप का जो हम ट्रिक है हमारे पास, इसको याद रखेंगे, पिन मतलब एन वाला सबसे कहाँ रखेंगे, लास्ट में, ठीक है। टिप वाले में क्या याद रखेंगे हम लोग, टिप, यानी पी कहाँ रखेंगे हम लोग, लास्ट में। ये ट्रिक है, याद रखिए। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि पिन टिप क्यों लिखा हमने। अब हमने नीचे लिख दिया पिन का मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट इन एन टाइप। मतलब एन टाइप का अगर कोई सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी के तौर पे। पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एन टाइप का कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। एन टाइप का कोई सेमीकंडक्टिंग क्या हमारे पास है, मटेरियल है, तो इसमें इम्प्योरिटी के तौर पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, ट्राईवेलेंट की पेंटावेलेंट। तो दोस्त आपको भूलेंगे नहीं आज के बाद, क्या आपको याद रखना है, पिन। क्या याद रखना है आपको, पिन, ठीक है ना। तो पिन से हमारा क्या याद रह जाएगा, पेंटावेलेंट इन एन टाइप, पेंटावेलेंट इन एन टाइप, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ऐड करेंगे पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट क्या होती है, हमारी डोनर होती है, क्योंकि हमारी जो बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए हमारे टोटली 4 चाहिए, लेकिन हमारी 1 हो जा रही है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो 1 हमारी एक्स्ट्रा हो जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाता है ना, वो क्या करता है ना कि वो इधर उधर घूमने लगता है, और जितने हमारे उसमें बॉन्ड बनते हैं ना उनसे टकराता है और तोड़ता है। और जब तोड़ता है तो हमारा क्या होता है कि सारे जब बॉन्ड खुलते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आ जाता है, ठीक है। वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मेजर। तो पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है कि होल ज़्यादा होता है। तो पहली बात याद रखिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावेलेंट यूज़ करते हैं पिन से, यानी पेंटावेलेंट इन एन टाइप। दूसरी चीज़, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, कि डोनर है, ये हमारी जो पेंटावेलेंट है, दिस इज़ अ डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है ना। पेंटावेलेंट इज़ अ डोनर इम्प्योरिटीज़, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, अब बताइए, अभी आपसे हम बोलें कि जो फर्मी लेवल होती है वो हमेशा उसका जो शिफ्ट मतलब उसमें जो फर्मी लेवल जो होती है कंडक्शन बैलेंस बैंड के बीचों बीच पाई जाती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि कहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के पास होगा कि बैलेंस बैंड के पास होगा, बताइए मुझे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम बताए हैं कि इसमें जो पेंटावेलेंट हम लोग ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, बैलेंस कंडक्शन बैंड में पाया जाता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास। तो फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा हमारा, तो फर्मी लेवल हमारा दोस्तों शिफ्ट होगा कंडक्शन बैंड के पास, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के पास क्या होगा, शिफ्ट होगा। दोस्त हमारी एक एक बात को आप सुनिए, उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। बाकी तो मैं PDF इसका दे ही दूंगा, ठीक है। आगे चीज़ देखते हैं हम लोग, अगला टिप आपको दूसरा ट्रिक याद रखना है। टिप का मतलब क्या होता है, ट्राईवेलेंट। टी का मतलब होता है ट्राईवेलेंट, ई का मतलब, आई का मतलब होता है इन, पी का मतलब होता है पी टाइप। यानी पी टाइप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो पूछता है क्वेश्चन ये भी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी के तौर पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो आज के बाद अब नहीं भूलेंगे, आपको बस क्या याद रखना है, पिन टिप, बस 1-2 बार बोलिए पिन टिप।
तो टिप का मतलब हो गया ट्राईवेलेंट इन पी टाइप। और ट्राईवेलेंट में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि बोरान, गैलियम, इंडियम, ठीक है ना। तो ये भी पूछ चुका है, ऑप्शन दे देता है, कहता है इसमें बताइए कौन ट्राईवेलेंट है कौन पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है अगला पॉइंट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है बस, ठीक है ना। ये सब एग्ज़ाम में समझिए वन लाइनर एक तरीके के क्वेश्चन ही है। ये जितना हम बता रहे हैं ना, आप इसको पढ़ के नोट डाउन करके याद करके आप बस एक बार कोई किताब ऑब्जेक्टिव लगाने बैठ जाइए। फिर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर हमसे कहिएगा कि आपके नोट से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, फिलहाल में मैं अभी आज मैं जितना लेक्चर लेने वाला हूँ उससे आप लगा के देखिएगा, ठीक है ना। आपको 80% जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे केवल पार्ट 1 से आपको 80% जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दावा है। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं हमारे होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, एन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और क्योंकि आपको ट्रैक कैसे याद रखें कि एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो हम बताए हैं समझाएं हैं आपको। अगर उससे भी नहीं याद हो रहा है तो आपको पता है एन मतलब होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा होता है नेगेटिव। तो आप याद रख सकते हो कि हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पी टाइप का मतलब क्या होता है, पी टाइप में सबसे ज़्यादा क्या होता है, होल्स होते हैं। फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा इसमें, कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के पास रहता ही नहीं है। होल्स सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बैलेंस बैंड के पास, ठीक है। पी टाइप में सबसे ज़्यादा क्या होता है, होल्स होता है। तो हमारा फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा, बैलेंस बैंड के पास। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमने वाला होगा। और पी टाइप में कौन घूमेगा, तो पी टाइप में हमारा घूमेगा होल्स, ठीक है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो करंट की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन जो होल्स की दिशा होती है वो करंट की दिशा की सेम होती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे। तो आप इनको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इनको मिटाता हूँ और हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों में अपने शेयर करिए, ठीक है ना। मैं कल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कल पूरा पॉइंट मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है पी एन जंक्शन, ठीक है। तो आपको पी एन जंक्शन में अगर आपको हम बताने लगे कि पी एन जंक्शन में, चलिए अगर आपकी राय होगी कि पी एन जंक्शन के बारे में बताइए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बताऊंगा आपको कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पी एन जंक्शन कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कैसे बनता है, बहुत सिंपल होता है कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स न्यूट्रलाइज होते हैं ना, तो वहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन जाता है, ठीक है। और डिप्लेशन लेयर बन जाने की वजह से क्या होता है हमारा वहाँ पे, उसको ही हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए डिप्लेशन लेयर क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर में जो हमारे न्यूट्रलाइज होल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो घूमते नहीं, वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। वो घूमते नहीं, वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता। पहली बात, ये क्वेश्चन एसएससी का है कि डिप्लेशन लेयर में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी एसएससी का है कि डिप्लेशन लेयर कैसा बिहेव करता है, तो डिप्लेशन लेयर जस्ट बिहेव लाइक एज ए इंसुलेटर। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्लेशन लेयर की मोटाई क्या होती है, तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है दोस्तों वो 1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे डोपिंग लेवल, ठीक है। तो डोपिंग लेवल हमारे 3 तरह की होती हैं, नॉर्मल डोपिंग, लाइटली डोपिंग और हाईली डोपिंग, ठीक है। तो नॉर्मली डोपिंग, हाईली डोपिंग और लाइटली डोपिंग क्या है, ठीक है। तो देखते हैं नॉर्मल डोपिंग। नॉर्मल डोपिंग जो हमारी होती है 10 के घात 16 से 10 के घात 17 सेमी पर क्यूब होती है। लाइटली क्या होती है 10 के घात 14 से 10 के घात 15 होती है। और हाईली क्या होती है 10 के घात 18 से 10 के घात 19 होती है, ठीक है। यानी कि लाइटली से नॉर्मल, नॉर्मल से हाईली आप चले जाइए। तो देखिए अगर आप केवल आप लाइटली वाला याद रखेंगे ना, आप बस लाइटली डोपिंग याद रखिए, ठीक है, कि लाइटली डोपिंग का शुरुआत किससे हुआ। तो लाइटली डोपिंग का शुरुआत हुआ 10 के घात 14 से 10 के घात 15, ठीक है। आप क्या करिए कि लाइटली से आप नॉर्मल पे जाइए, नॉर्मल से हाईली चले जाइए।
तो 10 की घात 14 से ये हुआ, 10 की घात क्या हो गया, 10 की घात 14, 10 की घात 15 हुआ, 10 की घात 15 से कहाँ चला गया, 10 की घात 16, 10 की घात 17, 10 की घात 18, 10 की घात तो नहीं चला गया ऐसे ना। देखिए 15 से ये 16 हो गया, ठीक, 16 17 यहाँ हो गया है, 17 से फिर क्या हो गया, ये 18 हो गया, 18 से 19, ठीक है। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। आप बस लाइटली डोपिंग याद रखिए कितनी होती है। तो लाइटली डोपिंग होती है 10 की घात 14 से 10 की घात 15 पर सेमी क्यूब होती है, और इसका एक एक बढ़ाते आप चले जाइए तो आपको नॉर्मल और हाईली डोपिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे है विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है। तो जितना हम डोपिंग बढ़ाएंगे हमारा डिप्लेशन लेयर क्या होगा, हमारा कम होगा, क्योंकि डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है। डोपिंग होता क्या है बताएं अभी आपको, कि डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को ऐड करना, यानी ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट को ऐड करना। तो जैसे आप ट्राईवेलेंट पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस जब कम होगा तो मतलब डिप्लेशन लेयर हमारा क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात और भी है, फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर का मान घटता है, मतलब निग्लेक्जिबल हो जाता है, जस्ट बिहेव लाइक वो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सेमी कंडक्टिव मटेरियल का हम लोग यूज ज़्यादा इसलिए करते हैं कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस से बहुत कम प्रभाव, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस घटता ही जाता है। इसलिए सेमी कंडक्टिव मटेरियल जो हमारी इतनी फेमस होती जा रही है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आपको डोपिंग लेवल अभी स्क्रीन पे दिखा होगा, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज को हम लोग कट इन वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्त एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, पावर ग्रिड में क्वेश्चन दे दिया था कट इन वोल्टेज और वहाँ कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कट इन वोल्टेज का है चाहे नी वोल्टेज का है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ सेम है। आपको देख के बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूज नहीं है कट इन वोल्टेज क्या है यार, कट और नी वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो नी वोल्टेज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। नी वोल्टेज का मतलब होता है कि यह डायोड पर प्रयुक्त वह फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज होती है। नी वोल्टेज यह डायोड पर प्रयुक्त वह न्यूनतम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज होती है जिस पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई नगण्य हो जाती है, नेग्लेजिबल हो जाती है। उसे हम लोग कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब याद करने का तरीका क्या है, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है। आप भी देखे होंगे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको एनर्जी गैप और नी वोल्टेज में अंतर ही नहीं पता रहता है। एग्जाम में पूछेगा नी वोल्टेज तो मार देंगे एनर्जी गैप, पूछेगा एनर्जी गैप तो मार देंगे नी वोल्टेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखिए नी एनर्जी गैप क्या होता है, जर्मेनियम का 0.7, सिलिकॉन का क्या होता है 1.1, गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.43, ठीक है। आप यहाँ से तीर लगा दीजिए, बस 2 तीर लगा दीजिए। ये वाला जो है 0.7 यहाँ हो जाएगा 0.7, ठीक है। और सिलिकॉन वाला क्या हो जाएगा 1.1 गैलियम आर्सेनाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक बात देख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी गैप और नी वोल्टेज में लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो नी वोल्टेज को अलग मार देंगे और एनर्जी गैप को अलग मार देंगे, सोचेंगे कि एनर्जी गैप 0.7 ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए ना, एनर्जी गैप 0.7 जर्मेनियम का है, जबकि 0.7 भी नी वोल्टेज होता है, किसका, सिलिकॉन का, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग में याद रखना है, ये पूरा टेबल याद रखिए। अगर एग्जाम में कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये जो टेबल बनाया गया है ना, पूरा टेबल याद रखिए, ठीक है। और गैलियम आर्सेनाइड में बस याद आपको याद रख सकता है जर्मेनियम का नी वोल्टेज कितना होगा 0.3 होगा, ये आप याद रखिए। बाकी तो हम ऐसे तीर खींच देंगे ना। तो मतलब आपको अगर ये पूरा टेबल याद है ना, तो एग्ज़ाम में आप जहाँ भी जाइए तो क्या करिए कि जब वो एक रफ पेज मिलता है आपको है, ठीक है, तो आप वहाँ पे टेबल पहले बना के रख लीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ भूलिए मत आप, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करता है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है, एनर्जी गैप। तो कभी कभी एनर्जी गैप को लोग नी वोल्टेज टिक करके चले जाते हैं, नी वोल्टेज की जगह एनर्जी गैप टिक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप इसको मिस मत करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या है, फॉरवर्ड बाइस का सिंबल हमने दिखाया कि फॉरवर्ड बाइस में P+ से N- से जुड़ा होता है, ठीक है।
रिवर्स बाइस में क्या होता है कि P माइनस से N प्लस में, ठीक है। ये को सिंबल पूछ देता है कभी कि फॉरवर्ड बाइस में P किससे जुड़ा होगा, N किससे जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि फॉरवर्ड बाइस में हमारा P प्लस से N माइनस से, ठीक है। रिवर्स बाइस में P माइनस से और N प्लस से जुड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग है लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट क्या है? तो लीकेज करंट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लीकेज करंट जो होती है एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसमें लीकेज करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए किसका एनर्जी गैप ज़्यादा है। जर्मेनियम का तो 0.7 होता है, सिलिकॉन का 1.1 होता है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.43 होता है। मतलब गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप ज़्यादा है, मतलब उसमें लीकेज करंट क्या होगी, हमारी कम होगी, ठीक है। मतलब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमारा लीकेज करंट क्या होगी, कम होगी। और जितना एनर्जी गैप कम होगा हमारा लीकेज करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लीकेज करंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल पे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जर्मेनियम का जो लीकेज करंट कितना होता है, लगभग माइक्रो में होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ सिलिकॉन का क्या होता है, नैनो में होता है। गैलियम आर्सेनाइड का भी क्या होता है, नैनो में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे किसका माइक्रो में होता है, किसका नैनो में होता है। या तो केवल इतना पूछता है कि जो लीकेज करंट होती है वो किस में दिखाया जाता है, माइक्रो में, नैनो में, किस में। तो आपको यहाँ ऑप्शन क्या टिक करना है, माइक्रो में या नैनो में दिखाई जाती है हमारे लीकेज करंट को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आगे हम लोग कुछ देखते हैं क्या है। अभी दोस्तों मैंने इसमें ये पार्ट मेरा 1 है, जितना हो सकता है मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं हाफ वेव, फुल वेव और ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जेफेट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं मैं उनको लेकर आऊँगा, ठीक है। फिलहाल में घबराइए मत कि मैं कितने पॉइंट लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा तो उसमें द एंड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे नोट्स का 2 लेक्चर अगर आप पढ़ के चले गए तो आप कर ले जाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ब्रेक डाउन से भी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, ठीक है। कि एवलांचे ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेक डाउन जो होता है, देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवलांचे ब्रेक डाउन जो होता है हमारा है वो लाइटली डोप्ड पे होता है, ठीक है। जीनर क्या हमारा होता है, हाईली डोपिंग पे होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा UPPCL, अगर आप सेट मारते होंगे तो उसमें दिखा होगा ये क्वेश्चन, हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेक डाउन जो हमारा होता है 8 से 10 वोल्ट पे होता है। जीनर ब्रेक डाउन कितने पे होता है, हमारा लोअर वोल्ट पे होता है, यानी कि 5.8 से 6 वोल्ट पे होता है, ठीक है। एवलांचे ब्रेक डाउन हायर वोल्टेज पे होता है, जिससे ये कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना। जबकि जीनर ब्रेक डाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको कि एवलांचे ब्रेक डाउन 8 से 10 वोल्ट पे होता है। जीनर हमारा 5.8 से 6 वोल्ट पर होता है, ठीक है। और जायज़ सी बात है इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। इसमें वोल्टेज कम होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। इसमें डिप्रेशन लेयर हमारा वाइड होता है, इसमें क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। तो ये एवलांचे और जीनर से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, कि ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के मतलब जितने हमारे वो विभिन्न प्रकार के डायोड और उनके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो दोस्त चलिए हम उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड क्या हैं, देयर यूजेस, ठीक है। तो हमने लिखा ऊपर, देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी, चलिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड एंड देयर यूजेस, ठीक है। मतलब विभिन्न प्रकार के डायोड एवं उनके यूजेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी कितने प्रकार के डायोड हैं और उनके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमारा डायोड आपको दिख रहा होगा, जीनर डायोड, ठीक है। तो बस पूछता है कि जीनर डायोड क्या है, तो जीनर डायोड हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हमने जीनर डायोड एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, दिख रहा होगा आपको।
क्वेश्चन पूछ चुका है, हाईली डोप्ड है कि लाइटली डोप्ड है जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड के सिंबल में जेड जैसा सिंबल बना होता है, ठीक है, ये भी सिंबल पूछ चुका है, क्वेश्चन ही है। तीसरा क्वेश्चन ये भी है, जीनर डायोड किस में ऑपरेट होता है, तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, ठीक है। जीनर डायोड का यूजेस क्या क्या है, तो जीनर डायोड का यूजेस देख लीजिए, भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एज अ रेगुलेटर, एज अ स्टेबलाइजेशन, एज अ एम्पलीट्यूड लिमिटिंग स्विच, ठीक है ना। तो ये 3 जगहों पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में होता है ऑपरेट, हाईली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। इसका यूज जो हम करते हैं स्टेबलाइजेशन, रेगुलेटर और एज अ एम्पलीट्यूड लिमिटिंग स्विच में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा एलईडी, दिख रहा है ना एलईडी। तो चलिए हम लोग एलईडी पे कुछ देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग एलईडी पे कुछ देख लेते हैं कि एलईडी से क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहली बात, एलईडी जो हमारी होती है बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में होती है। एलईडी एक मोस्ट मतलब फेमस इस टाइम की देखी जाए तो हमारी होती जा रही है, क्योंकि इसमें बिजली खर्च बहुत कम आता है। चलो देखते हैं एलईडी क्या है। तो एलईडी के बारे में देखते हैं। तो एलईडी इज़ ए पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स विजुअल लाइट्स व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होती है जो फॉरवर्ड बाइस में होने पर लाइट्स को एमिट करती है, ठीक है। सिंबल क्या है कि इसमें जो लाइट होता है ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाया गया है, एनोड और कैथोड, ठीक है। एलईडी का सिंबल पूछता है किस पे वर्क करता है, तो हमारा एलईडी जो होता है यह हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेट स्क्रीन पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ एलईडी क्या है, सेमीकंडक्टर, जिससे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन लीनियर होती है, ठीक है। बनाने में क्या यूज़ किया जाता है इसमें, इसको बनाने में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन कि एलईडी को बनाने में क्या यूज़ किया जाता है, तो एलईडी को बनाने में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। अब बताइए इसमें गैलियम जर्मेनियम सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया गया। जर्मेनियम का 0.7 होता है एनर्जी गैप, ठीक है। सिलिकॉन का 1.1 होता है, इसका 1.13 होता है गैलियम आर्सेनाइड का। तो गैलियम आर्सेनाइड की एनर्जी गैप 1.3 होने से इसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा, इसका जो लीकेज करंट क्या होगा, हमारा एनर्जी गैप ज़्यादा है तो लीकेज करंट क्या होगी हमारी इसमें कम होगी, ठीक है ना। तो इसमें लीकेज करंट कम होगी एलईडी में। और एलईडी जो होती है हमारी बहुत ही कम वाट मतलब खर्च करती है, मतलब बिजली खपत इसमें बहुत कम होती है, मिली वाट में होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि एलईडी जो हमारी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में अवेलेबल है। और ये सबसे बड़ी बात, ये 1.5 से 4.5 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होती है। मतलब एलईडी जो हमारी होती है हमेशा डीसी पे वर्क करती है। आपके घर में जो एलईडी बल्ब लगा हो ना, ये मत सोचिए कि वो लाइन जो हम लोग एसी में लगा के बोर्ड में लगा के जोड़ दिए तो एसी पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो घर में एलईडी यूज़ कर रहे हैं ना, वो एलईडी बेसिकली डीसी पे चलती है। इसलिए हमारे जो घर की जो लोग कहते हैं एलईडी आप लगाइए बिजली कम होगा, और रियली में डीसी पे चलेगा तो बिजली कम आता है, ठीक है। तो ये 1.5 से 4.5 सोच रहे दोस्तों, लाइट अगर हाफ आएगी ना, बहुत ही लाइट अगर आपके घर लो आ रही तब भी एलईडी एकदम तेज़ जलेगी, क्योंकि ये 1.5 से 4.5 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाती है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो एलईडी का यूज़ हम लोग डिफरेंट जगहों पे करते हैं, जैसे कि पोलैरिटी टेस्टर, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंडिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा हो गया, ठीक है। जीनर डायोड हमारा हो गया, एलईडी हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा फोटो डायोड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फोटो डायोड क्या है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं फोटो डायोड। हाँ देखिए फोटो डायोड का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। पैदा देखिए सब क्वेश्चन ही है, आपको खुद लग रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटो डायोड सबसे पहली बात नॉर्मली डोप्ड होता है, ठीक है। सिंबल देख रहे हैं आप यहाँ पे फोटो डायोड, ठीक है ना। ऊपर से लाइट दिखाया गया, ठीक है। जर्मेनियम में क्या था, जीनर में कि जेड का आकार का बना था। एलईडी में लाइट ऊपर की ओर जा रहा था क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस में लाइट एमिट करती है। फोटो में क्या है कि लाइट ऊपर से फोटो पे गिर रही है, ठीक है ना। तो क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बात, फोटो डायोड जो होती है, जो सूर्य की प्रकाश जो आती है उस पर गिरती है तो उसका जो लाइट होता है वो चेंज होता है, ठीक है। फोटो डायोड हमारी जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है, ठीक है। ये हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट होती है, ठीक है। याद रखिए आप इसको कि जो फोटो डायोड हमारी होती है किस पे वर्क करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी फोटो डायोड होती है वो रिवर्स बाइस में ऑपरेट होती है। इसका रीजन, ऑपरेटिंग रीजन और रिवर्स बाइस है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं फोटो डायोड का, तो फोटो डायोड का यूज़ हम लोग करते हैं कंट्रोल सर्किट, अलार्म सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यानी फोटो डायोड का जो यूज़ किया जाता है, देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंट्रोल सर्किट, अलार्म सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में यूज़ किया जाता है।
बनाने में क्या यूज़ करते हैं हम लोग हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंबल, मटेरियल और किस रीजन में कौन सा डायोड काम कर रहा है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। 3-4 चीज़ आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है कि हमको डायोड के बारे में पूरा डीपली अंदर तक घुस जाना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टनल डायोड, ठीक है। तो टनल डायोड के बारे में देखते हैं। टनल डायोड का मतलब क्या होता है। तो टनल डायोड का सिंबल दिख रहा है, टी टाइप में सिंबल बना होता है, ठीक है ना। इसका जो बना रहेगा इसमें ना बीच का सिंबल वो टी टाइप में बना रहेगा। देखो यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं सिंबल दिख रहा है टी टाइप में, ठीक है। टनल डायोड, टनल डायोड क्या होता है कि टनलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा है, द मूवमेंट ऑफ बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विथ लिटिल और नो अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग। टनलिंग का मतलब होता क्या है, देखिए द मूवमेंट ऑफ बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन में, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज या नगण्य वोल्टेज देने पर हमारा जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टनलिंग कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, टनल डायोड ऑसिलेटर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका ऑपरेटिंग रीज़न क्या है कि ऑपरेटिंग रीज़न जो है ये रिवर्स बाइस में हमारी काम करती है, ठीक है। टनल डायोड जो होता है रिवर्स बाइस में काम करता है। और तीसरी चीज़ इसमें है कि ऑपरेटिंग रीज़न नेगेटिव रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ लिखे हैं हमने, नेगेटिव रेजिस्टेंस में काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा पिक पॉइंट वैल्यू पॉइंट, ठीक है। यानी पिक पॉइंट और वैल्यू पॉइंट के बीच में इसका ऑपरेटिंग रीजन होता है टनल डायोड का, ठीक है। अब वैल्यू पॉइंट के बाद जो एरिया हमारा आता है ना, वैल्यू पॉइंट से जो हमारा एरिया यहाँ निकलता है, ये हमारा एरिया जो हमारा होता है ना वैल्यू पॉइंट के बाद, इसको सैचुरेशन एरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये इन्हीं दोनों के पिक और वैल्यू पॉइंट के बीच में काम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस के रीजन में काम करता है, ठीक है, टनल डायोड। अगला डायोड हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एकदम ये जितने भी आप डायोड पढ़ेंगे ना, तो एकदम ये पूरे सभी डायोड का निचोड़ है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको लंबा चौड़ा कहानी नहीं पढ़ना है, इतना अगर जितना बता रहे हैं इतना अगर आप पढ़ ले गए, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे एकदम 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। चाहे कोई भी बुक उठा के सॉल्व कर लीजिए, RK राजपूत, JB गुप्ता, BK मेहता, कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। ITI का द प्लेटफॉर्म का कोई बुक लगा लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला हमारा इस पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैरेक्टर डायोड, ठीक है। वैरेक्टर डायोड क्या है, वैरेक्टर डायोड को वैन कैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैरेक्टर डायोड को वैन कैप डायोड के नाम से जाना जाता है। वैरेक्टर डायोड का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है। वैरेक्टर डायोड को वैन कैप के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वैरेक्टर कैपेसिटर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है। ये किस में काम करता है हमारा है वैरेक्टर डायोड, ये हमारा काम करता है रिवर्स बाइस में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हमारा है, यह लाइटली डोप्ड होता है। ऑपरेटिंग क्या होता है रिवर्स बाइस में। सिंबल क्या हमारा है इसमें, C कैपेसिटर टाइप में बना रहता है, ठीक है। इसका ये ग्राफ हो गया हमारा, C मैक्स C मिनिमम से हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही डायोड के बारे में, वैरेक्टर डायोड के बारे में, और कुछ नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो भैया वैरेक्टर डायोड जो हमारा होता है उसको बैन कैप या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, यह रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, ये सिंबल होता है, ये इसका क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बस इतना ही, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। सॉकले डायोड क्या होता है, तो देखिए सॉकले डायोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सॉकले डायोड 4 लेयर 2 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइड है, ठीक है ना। तो सॉकले डायोड के बारे में देख रहे होंगे आपको यहाँ पे। सॉकले डायोड का ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक आपको याद रखना है। और एप्लीकेशन क्या है, सिग्नल जनरेटिंग वोल्टेज फिल्टरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो 4 लेयर हमारे होते हैं PN, तो इसमें जो J1 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3, तो J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में होता है, J2 हमारा रिवर्स बाइस में होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड में हमने हाईलाइट कर रखा है, देखिए यहाँ पे कि शॉर्टकी डायोड क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ चुका था UPPCL, एक बार एग्जाम आप दिए होंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और फिर से री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि शॉर्टकी डायोड हमारा क्या होता है। तो शॉर्टकी डायोड जो हमारा होता है उसको हॉट कैरियर डायोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शॉर्टकी डायोड क्या है हमारा, एक मेटल सेमी कंडक्टर जंक्शन डायोड है, और इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है शॉर्टकी डायोड का, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। शॉर्टकी डायोड क्या होता है, शॉर्टकी डायोड का ये ग्राफ है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी डायोड का हम लोग हार्ड कैरियर डायोड के नाम जानते हैं, ठीक है। शॉर्टकी डायोड का आपको ग्राफ दिख रहा होगा। शॉर्टकी डायोड क्या होता है कि एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है।
सबसे बड़ी बात, शॉटकी डायोड में कोई भी डिप्लेशन लेयर नहीं होता है, मतलब इसमें नी वोल्टेज का मान क्या होता है, 0। देखिए इसमें हाइलाइटर्स हमने हाईलाइट किया, इसको ध्यान से पढ़िए। इट हैज़ नो डिप्लेशन लेयर एंड दैट इज़ नी वोल्टेज विल बी 0। इसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होता है, जिसके कारण इसका नी वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मतलब इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। इट हैज़ वेरी हाई लीकेज करंट, इसमें लीकेज करंट बहुत क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेक्टिफायर, ठीक है। तो लगभग जितने भी डायोड थे दोस्तों, जितने भी डायोड के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा डायोड है जिसका नी वोल्टेज 0 होगा। तो हमारा कौन सा होगा, शॉटकी डायोड, ठीक है। शॉटकी डायोड का लीकेज करंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। शॉटकी डायोड में कोई भी डिप्लेशन लेयर नहीं होता है, कोई नी वोल्टेज का मान 0 होता है। इसको हॉट कैरियर डायोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन से डायोड को हॉट कैरियर के नाम से जानते हैं, तो हमारा कौन होगा, शॉटकी डायोड को, यानी शॉटकी डायोड इज आल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर। ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ चुका था, ट्रांजिस्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछ चुका था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में हमारे 3 होते हैं, जो होते हैं हमारे एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर हमारे क्या होती है कि ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांसफ़र, जब ट्रांजिस्टर को तोड़ेंगे तो 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। मतलब इसमें रजिस्टर को इनपुट से आउटपुट पे क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट पहला एमीटर दे रहा है, ठीक है ना। पूछता है इसमें कि एमीटर, बेस और कलेक्टर में सबसे हाईली डोपिंग क्या होती है, लाइटली डोपिंग किसकी होती है, किसकी साइज़ क्या होती है। देखिए सब क्वेश्चन है। देखिए ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ट्रांजिस्टर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डोपिंग, दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डाल लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है डोपिंग, दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है डोपिंग आपको, ठीक। ट्रांजिस्टर में ये दिख रहा है आपको साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि किसकी साइज़ कितनी है, किसकी डोपिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए एमीटर की जो क्या होती है, एमीटर जो हमारी होती है सबसे हाईली डोप्ड होती है। बेस हमारी क्या होती है, बीच में होती है, जिससे वो क्या होती है, हमारी लाइटली डोप होती है, उसको ज़्यादा डोप नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एमीटर, बेस और कलेक्टर में जो एमीटर, बेस, कलेक्टर में जो एमीटर होता है ना, वो हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। और हाईली डोप्ड कहने का मतलब ये है, देखिए मैं बना दे रहा हूँ फिगर, आपको याद ज़्यादा समझ में आएगा। आप कभी भी ट्रांजिस्टर बनाए, ट्रांजिस्टर कभी बनाइए तो ट्रांजिस्टर बनाने का एक तरीका आप सीख लीजिए कैसे बनाना आपको है, ठीक। और यहाँ रख दीजिए एकदम पतला। अब मुझे बताइए, एक बात बताइए, मैं 3 चीज़ें यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, ये हमारा हो गया एमीटर, ठीक है। ये बीच वाला हमारा हो गया बेस, ठीक। और चौथा हमारा हो गया कलेक्टर, ठीक है ना। 3 पॉइंट हमारे इसमें हो गए। अच्छा, एक बात और पूछता है ट्रांजिस्टर में कि जो करंट हमारे दिखाते हैं ना, करंट का बाहर निकलना या बाहर जाना, वो हमेशा मीटर पे दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ याद रखना है आपको, एमीटर, बेस, कलेक्टर। आप इस डायग्राम को देख के, आपको हम इसलिए डायग्राम बनाए हैं कि आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा साइज किसका दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको एरिया दिख रहा होगा कलेक्टर वाला, दिख रहा है ना, क्योंकि ये नॉर्मल डोपिंग है। उससे कम, सबसे कम साइज किसका दिख रहा है, बेस का, मतलब इन दोनों से कम बेस का है, मतलब एकदम लाइटली डोपिंग है। और नॉर्मल डोपिंग कौन हमारा है, कलेक्टर है, ठीक है। नॉर्मल अगर हमारा डोपिंग है, देखिए हमारा जो एमीटर होता है, तो सॉरी, हमारा जो एमीटर होता है ना, उसका हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। इसकी साइज़ देखिए सबसे कम है कि नहीं है, मतलब बेस से ज़्यादा है, लेकिन कलेक्टर से क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, कलेक्टर का। आप बस कहीं भी डायग्राम बनाए ट्रांजिस्टर का, तो ऐसा डायग्राम बनाइए, ऐसा डायग्राम बनाए जिसमें कलेक्टर का साइज़ बड़ा कर दीजिए, ठीक है, एमीटर का कम करिए, बेस का भी। देखिए इसका भी रीज़न होता है, किसको कितना ज़्यादा डोपिंग करना है, क्योंकि एमीटर को कितना क्यों हाईली डोप्ड किया गया,
बेस को क्यों लाइटली किया गया, कलेक्टर को क्यों हाई नॉर्मल डोप्ड किया गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल डोपिंग होगा ना उसका साइज हमेशा बड़ा होगा। लाइटली डोपिंग मतलब बिल्कुल ही जैसे है वैसे नॉर्मल एकदम लाइटली डोपिंग है, 10 के घात 14 10 के घात 15 लाइटली हमारी होती है। और हाईली डोप्ड हमारा क्या हो गया, एमीटर। तो पूछता है कि सबसे हाईली डोपिंग कौन है दोस्तों, तब क्या मारेंगे आप, एमीटर। लाइटली कौन है, बेस। हाई नॉर्मली कौन डोप्ड होता है, तो कलेक्टर। साइज़ में पूछता है तो साइज़ में हमारा सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, हमारा कलेक्टर का। सबसे छोटा किसका होगा, बेस का। और मीडियम किसका होगा हमारा, तो बोलेंगे एमीटर का, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा में संबंध, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध क्या है, देखिए कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। एंड ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग करते हैं हम लोग 3 तरीके से करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो देखिए बेस वाला में क्या होगा कि देखिए जिसका हम लोग जिस बाइसिंग में ऑपरेशन करते हैं ना, अगर उसका हमको एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा का मान निकालना है। तो बेस है, ठीक, कॉमन बेस, तो माना बेस कॉमन हमारा है, मैंने बेस को छुपा देंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट। क्योंकि बेस तो कॉमन है तो बेस को हम छुपा ही लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशियो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा कहलाएगा, ठीक, कॉमन बेस के लिए। अब बताइए कॉमन एमीटर में क्या होगा, तो भैया कॉमन एमीटर में एमीटर कॉमन है तो एमीटर वाला टर्मिनल लेंगे नहीं, माना आउटपुट हमारा काम करेगा कलेक्टर करंट और इनपुट क्या काम करेगा हमारा बेस, ठीक है। गामा में क्या होगा, कॉमन कलेक्टर में तो कलेक्टर हम गायब कर देंगे तो आउटपुट में क्या काम करेगा हमारा, कॉमन एमीटर। इनपुट में क्या काम करेगा हमारा, मतलब बेस करंट। दोनों का भाग करेंगे तो हमें गामा मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि अल्फ़ा का मान क्या होता है, तो अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है। बीटा का मान क्या होता है, 20 से 500 के बीच में होता है। गामा का मान क्या होता है, 1 प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। तो इसमें गामा का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला हम लोग इसमें रिलेशन पूछता है, कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिलेशन को लेकर कुछ देख लेते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो चलिए देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक है। तो देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन। तो पहला रिलेशन तो हमारा एक ऑप्शन में दे दे 1/α माइनस 1/बीटा बराबर 1। क्या सही है ये या गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही है। या कह देगा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो β/1 प्लस बीटा। बीटा बराबर कह देगा तो क्या करेंगे, α/1 माइनस अल्फ़ा, ये भी सही है। अच्छा कलेक्टर करंट क्या होगा हमारा, अल्फ़ा इंटू आई प्लस आई सी बी ओ। आई सी फिर कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा हमारा, बीटा आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बी ओ। या आई सी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ओ। आई सी बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इंटू आई बी प्लस गामा आई सी बी ओ, ठीक है ना। तो जितने भी कलेक्टर करंट के रेशियो है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए कपलिंग की अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफ़र कपलिंग, ठीक है ना। तो आरसी कपलिंग जो होती है हमारी इनिशियल के लिए यूज़ की जाती है, मतलब जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्टेज में हम लोग आरसी कपल यूज़ करते हैं। और फाइनल के लिए कौन हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसफर कपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं कुछ विभिन्न तरह के एम्पलीफायर और उनकी इफिशियंसी क्या होती है। जैसे कि क्लास के हिसाब से क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। तो इनका पूछता है कि ये क्लास ए एम्पलीफायर कितने साइकिल पे काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ डायग्राम याद है, ये टेबल याद है तो बता देंगे यहाँ पे। तो देखिए क्लास ए एम्पलीफायर हमारा 360 डिग्री पे पूरा चलता है, मतलब पूरा साइकिल पे वर्क करता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 25 से 50% होती है, ठीक है। पूछता है ये क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये पूरा 360 तक चलता है और 25 से 50% होती है। क्लास बी की कितनी होती है, 78.5 होती है, ठीक है। क्लास ए बी की कितनी होती है, तो ये 180 से कम, 180 और 360 के बीच इसका साइकिल वर्क होता है ए बी का, क्लास ए बी एम्पलीफायर का। एफिशिएंसी क्या होगी, 50 और 78.5 के बीच में रहेगी, ठीक है।
क्लास सी एम्पलीफायर क्या होगा, 180 साइकिल से कम वर्क करेगा और इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 25 से 78.5 के बीच में इसकी एफिशिएंसी को, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बताइए, बी एम की बताइए, ए बी की बताइए, सी की बताइए, या साइकिल से पूछ लेता है, ठीक है ना, कि कौन सा एम्पलीफायर जो है फुल साइकिल के लिए वर्क करता है, किस एम्पलीफायर 180 से कम के लिए करता है, कौन सा 180 360 के बीच में एम्पलीफायर काम करता है। तो ये सब क्वेश्चन है, एफिशिएंसी और ये साइकिल जो कितने साइकिल पे कौन वर्क कर रहा है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपका पूरा एनालॉग समझिए 70% कवर हो जाएगा। जो 30% बच रहा है ना, मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है ना। आपका 2 लेक्चर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट, ठीक है। इतना अगर आप करके जाते हो, इतना अगर आपके और इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को याद रखते हो ना, एकदम निचोड़ है ये, तो समझिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, बाकी सब इनफाइनाइट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मैं इसकी अगली सी पार्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।